एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामांकन को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करने से साफ मना कहा कि ये जो मामला है अब चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आखिर आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इसके क्या मायने हैं? और इसी के साथ साथ में जो होम मेकर जो महिलाएं हैं, उनके एक्सीडेंटल केस में 30,000 रुपए प्रति माह जो मानदेय तय किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कितना सही फैसला है? और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि 24 घंटे से भीतर अगर अवैध तरीके से किसी नागरिक को हिरासत में लिया गया या जेल में रखा जाता है, तो उसको 25,000 रुपए प्रतिदिन की तरह से उसको मानदेय देना होगा। जो पुलिस अधिकारी या फिर जिला मजिस्ट्रेट है, उनकी जो सैलरी है उसमें से वहन किया जाएगा। आखिर तीनों फैसले कितने अहम हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। जी। जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है, मीनाक्षी नटराजन मामले में जिस प्रकार से उनका नामांकन खारिज किया गया, उसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने बस सुनवाई करने से मना कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया। आज के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो संविधान के प्राविधानों के अनुरूप दिया है और संविधान के अनुच्छेद 329 में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है तो उसमें इंटरफियर नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए यही कहा है कि क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए कोर्ट इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती है। इसमें आपके पास विकल्प है कि आप या तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं या जब इलेक्शन पूरा हो जाए तब इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से, जैसा कि कोर्ट में हारे हुए जो प्रतिनिधि हैं वो चुनौती देते हैं इलेक्शन को, तो उस तरीके से आप इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से उसमें आ सकते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का व्यू बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं भी कोई मतभेद की आवश्यकता नहीं है और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 के अंतर्गत ही ये निर्णय दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जी। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय को ये भी कहा गया था कि इसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए स्पेशल केस के रूप में ट्रीट किया जाए, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया कि इसको हम चूंकि इलेक्शन का मामला है, इसको हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको हम नहीं ले सकते हैं। जी। जी। जैसे मित्तल, अगर हम बात करते हैं तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जो होम मेकर जो महिलाएं हैं उस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि उनको होम मेकर महिलाएं नहीं कहा जाए, सिर्फ क्योंकि उनका काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना नहीं है। ऐसे में उनका जो मानदेय है एक्सीडेंट की केस में तो 30,000 रुपए प्रति माह फिक्स किया गया कम से कम। ये जो फैसला है कितना अहम फैसला मानते हैं आप इसको? निश्चित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट में ये व्यवस्था है कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी वार्षिक आय देखी जाती है। अगर वो वेतन भोगी है तो उसकी वेतन पक्ष के हिसाब से उसकी वार्षिक आय देखी जाती है और अगर वो व्यापारी है तो फिर उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके हिसाब से उसकी मासिक आय तय होती है। इसी प्रकार से जैसे बच्चे हैं, मान लीजिए 7 साल का, 8 साल का या 10 साल का बच्चा है, मान लीजिए कुछ नहीं करता, तो मोटर एक्सीडेंट एक्ट में ये व्यवस्था है कि उसकी नोशनल इनकम 3,000 रुपए प्रति माह मानी जाएगी। अब यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में महंगाई के दर को देखते हुए जो महिलाएं हैं, महिलाएं जरूरी नहीं है कि नौकरी करें या व्यापार करें, महिलाएं, बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि वो राष्ट्र निर्माता है, वो केवल गृहिणी नहीं है, वो पूरे घर को मैनेजमेंट करती है। उनकी जो नोशनल आय है वो 30,000 रुपए प्रति माह रखी है। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब भी मोटर व्हीकल एक्ट में कोई कंपनसेशन का कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें एक गुणांक, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। वो श्रेणी मोटर व्हीकल एक्ट के अंत में शेड्यूल में दी हुई है कि अगर इतने वर्ष से इतने वर्ष का व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन सा गुणांक लगाया जाएगा।
इतने वर्ष से इतने वर्ष का व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु के बारे में कौन सा गुणांक माना जाएगा? तो अधिकतम गुणांक जो है वो 18 का गुणांक है। सरला वर्मा वगैरह वाले केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की व्यवस्था दी है। जी। तो 18 के गुणांक का तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लीजिए मरने वाले की मासिक आय 30,000 रुपए प्रति माह है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 3,60,000 रुपए प्रति वर्ष हुई। 3,60,000 रुपए प्रति वर्ष में से 1/3 उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काट लिया जाता है। जी। तो 2,40,000 रुपए शेष बची और 2,40,000 रुपए को 18 के गुणांक से गुणा करके जो भी कंपनसेशन बनता है वो कंपनसेशन दिया जाता है। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट में जो खर्चा हुआ है उसका भी खर्चा दिया जाता है और इसके अलावा जो मानसिक वेदना परिवार को जी। उसका भी कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है और इससे मैं समझता हूं कि इंश्योरेंस कंपनीज पर एक बड़ा भार पैदा होगा, क्योंकि अभी तक ये होता था कि पुरुष की दशा में अगर वो कहीं नौकरी नहीं करता है या कोई व्यवसाय नहीं करता है तो उसकी 3,000 रुपए प्रति माह मासिक आय मानी जाती है, जी। मोशनल इनकम जिसको हम कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ तो कमा सकता है, चाहे वो कमाता हो या ना कमाता हो। तो वो 3,000 रुपए की नोशनल मासिक आय महिलाओं के बारे में अब 30,000 रुपए प्रति माह की नोशनल मासिक आय होगी और महिला की उम्र के हिसाब से उसका गुणांक तय किया जाएगा और उस गुणांक के आधार पर उसको कंपनसेशन न्यायालय प्रदान करेगी। जी। और वो कंपनसेशन के अलावा जी जैसे मित्तल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस पर सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को इनलीगल तरीके से 24 घंटे से ज्यादा अगर जेल में रखा जाता है तो ऐसे में उसको 25,000 रुपये हर्जाना के तौर पर प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। वैसे जो है पुलिस कर्मी जो अधिकारी हैं या तो अपनी जेब से या सैलरी से बयान करे या फिर जिला मजिस्ट्रेट उसके अपने सैलरी से बयान करे। ये कितना अहम फैसला आप मानते हैं? मैं समझता हूँ कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि ये एक डिबेटेबल विषय है कि किसी व्यक्ति को कारण सहित जेल में रखा गया है या अकारण जेल में रखा गया है। व्यवस्था कानून में ये है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कागजात देख करके, उसके हिरासत के आधार को देख करके फिर न्यायिक अभिरक्षा, जिसको जुडिशियल कस्टडी कहते हैं, वो प्रदान कर सकता है। ये जो मामला है वर्तमान, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय है, ये 107, 117 सीआरपीसी में शांति भंग करने के मामले में इलाहाबाद का ही मामला था। ये शांति भंग के मामले में उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। अब इसमें एक आर्गुमेंट ये आया कि वो व्यक्ति खुद चल करके आया, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, परंतु इसमें कोई विवाद नहीं था कि वो व्यक्ति जेल में रहा। बिंदु ये है कि धारा 107, 117 प्रतिरोधात्मक कार्रवाई है। इसमें किसी भी दंड का प्राविधान नहीं है, किसी भी सजा का प्राविधान नहीं है। इसमें केवल व्यवस्था ये है कि अगर किसी व्यक्ति से पुलिस को शांति भंग होने की आशंका है तो उस व्यक्ति से मुचलका या जिसको पर्सनल बॉन्ड कहते हैं वो भरवा लिया जाता है कि अगर आप शांति भंग करेंगे तो आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, जितने का भी मुचलका भरा है उतने रुपए राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे। तो इस मामले में चूंकि 107, 117 सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी सजा का प्राविधान या किसी भी आर्थिक दंड का प्राविधान नहीं है और केवल ये प्रतिरोधात्मक कार्यवाही है जिसमें कि व्यक्ति को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पाबंद किया जा सकता है, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो ये उन मामलों में तो अच्छी तरह लागू होगा जी। परंतु अगर कोई मामला ऐसा है कि जिसमें पुलिस ने किसी व्यक्ति को दंड का प्राविधान होते हुए गलत चालान कर दिया है तो फिर वो डिबेटेबल पॉइंट हो जाएगा कि उसमें आवश्यक साक्ष्य है अथवा नहीं है। क्योंकि देखिए पुलिस की कार्रवाई, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना जरूरी होता है। तो 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है तो फिर वो मजिस्ट्रेट के आदेश से जेल में रहता है, पुलिस की उसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। जी। शशि मित्तल, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक